उपस्थित उपस्थित सर्वांचे मी इन्स्पायर ट्राइब्स या गटाकडून मनापासून स्वागत करतो. साठी सर आपलंही मनापासून स्वागत. आज जागतिक पर्यावरण दिन आहे. त्या निमित्ताने सर्वांना त्याच्याही शुभेच्छा. खरं तर या लॉकडाऊनच्याच काळात आमचा हा गट सुरू झाला आणि या गटाला आता साधारण एक 9 महिने पूर्ण होतील. पुढच्या येणाऱ्या ऑगस्टमध्ये आम्ही 1 वर्ष पूर्ततेच्या संदर्भातनंही काम आणि एक कार्यक्रमही ठेवणार आहोत मोठा. त्या गटाची सुरुवात रॉबिन शर्मा यांच्या पुस्तकाच्या एका विषया थ्रू म्हणजे त्यांचं जे विक्टरी आवर आहे, तो आपण सेलिब्रेट करू या संदर्भातनं आम्ही काही मंडळी एकत्र आलो. त्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलंय, की 1 तास कशा पद्धतीने साजरा करायचा. तर त्यात प्रामुख्याने शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक या 20-20 मिनिटाच्या स्लॉटमध्ये 20-20 मिनिटं त्यांना द्यायची त्या गोष्टींना आणि मग तिथून हा गट आमचा म्हणजे या गोष्टीतून निर्मिती झाली या गटाची खरं तर. आणि तो विषय धरून आम्ही सगळे एकत्र आलो आणि मग वेगवेगळ्या विषयांबद्दल चर्चा होत गेल्या आणि वेगवेगळ्या विषयांबद्दल बोललं जात होतं. त्यातनंच पुढे एक नवीन माय स्टोरी नावाची एक संकल्पना आली, की ज्यात आपण नुसतंच आपण आपल्या पद्धतीने तर काम करतोच आहे, पण समाजात असे विविध क्षेत्रात विविध लोकं आहेत, की जे काहीतरी त्यांचं ध्येय असतं आणि ते ध्येय साध्य करताना त्यांना बऱ्याच गोष्टींना सामोरे जावं लागतं. पण त्यातनंही त्या अडथळ्यातूनही ते त्यांचं ध्येय साध्य करतात. आणि मग ते आपल्यापुढे एक प्रेरणा देणारं व्यक्तिमत्व ठरतात. तर अशा अनेक प्रेरणा देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांची ओळख त्यांचा थोडासा जीवनपट किंवा त्यांच्या कार्याची ओळख करून घेण्याकरता आम्ही मग माय स्टोरी सेशन सुरू केलं. तर ते साधारण दर महिन्यापूर्वी एक असं व्हायचं. या माय स्टोरी अंतर्गत आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना बोलवलं होतं. जसं उर्वी तांबे म्हणून आहेत, की ज्या सायकलपटू आहेत. आनंद माळी सर जे आहेत, जे गिर्यारोहक आहेत. नंतर निशी कोतवाल म्हणून अगदी तरुण सायन्समध्ये ग्रॅज्युएशन पूर्ण करणारी जी मुलगी आहे, त्यांनी स्कुबा डायव्हिंग संदर्भात जो की अगदीच नवीन म्हणजे आमच्या गटासाठी फार वेगळाच विषय होता. त्या संदर्भात माहिती दिली. गौरी ब्रह्मे म्हणून आहेत, ज्या खूप छान लिखाण करतात, लेखिका आहेत मोठ्या. नंतर आर.जे. बंड्या म्हणून आहेत, जे की आर.जे. म्हणून काम करतात. सायकॉलॉजीच्या संदर्भातनं काम करणाऱ्या ज्या अनुराधा हरकल मॅडम होत्या, त्यांनी आम्हाला मधल्या काळात म्हणजे ह्या एकूणच पॅन्डेमिकच्या काळात माणसाच्या आणि एकूणच समाजाची जी मानसिक स्थिती झाली आहे, त्याच्यातनं कसे मार्ग काढायला पाहिजेत किंवा आमच्या गटालाही थोडासा मानसिक बाबतीतनं कसा विचार करायला पाहिजेत, याबाबत मार्गदर्शन केलं. उज्ज्वला बैरागी नावाच्या मॅडम होत्या, त्यांनी आम्हाला आर्थिक नियोजन कसं करायचं या संदर्भातनं मार्गदर्शन केलं. सामाजिक कार्यात किंवा सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणारे अनिकेत दादा आमटे यांनी हेमलकसा आणि त्यांच्या कार्याबद्दलची माहिती दिली. श्री गौरी सावंत ज्या आहेत, त्यांनी ट्रान्सजेंडर आणि त्यांच्या एकूणच परिस्थिती संदर्भातनं माहिती दिली होती. संतोष दादा गर्जे जे बीडला आहेत. त्यांचं 106 अनाथ मुलांचं जे काही अनाथालय बालग्राम आहे, त्यांच्या संदर्भातनं त्यांची आम्ही मुलाखत घेतली होती. त्यानंतर आम्ही डिंपल ताई ज्या आहेत, ज्या पंढरपूरमध्ये पालवी नावाची संस्था चालवतात. त्यांच्या इथे एड्सग्रस्त आणि निराधार मुलं जी आहेत, त्यांचा ते सांभाळ करतात. त्यांचीही आम्ही मुलाखत घेतली. मधल्या काळात आम्ही गिरीश कुलकर्णी जे ॲक्टर आहेत, देऊळ पिक्चर मधले जे कलाकार आहेत, त्यांची मुलाखत घेतली. त्यांच्याकडनंही आम्हाला छान मार्गदर्शन मिळालं. आरती आमटे असतील किंवा आत्ताचे समाजबंध एक नवीन जी संस्था आहे, की जी की महिलांच्या मासिक पाळी संदर्भात काम करते. अशा समाजबंधचे सचिन आशा सुभाष असतील, त्यांच्याबद्दल अशा अनेक लोकांचं सर आम्ही वेळोवेळी असं मार्गदर्शन किंवा त्यांच्या कार्याची ओळख अशा अनेक गोष्टी त्यांच्याकडनं केल्या. फक्त ओळख यापुरतीच आम्ही मर्यादित न राहता, प्रत्यक्षात आपल्याला या क्षेत्रात काही करता येईल का? या दृष्टीने जेव्हा आम्ही श्री गौरी सावंतांशी बोलत होतो, त्यांनी आम्हाला एक सुचवलं, की तुम्हाला गणपतीचा काळ होता सर तो, की त्यांनी सांगितलं, की गणपतीच्या काळात तुम्हाला जर कामच करायचं तर त्या बुधवार पेठेतल्या वस्तीत जाऊन तुम्ही त्या मुलांना खाऊ देऊ शकता. तर मोदक देण्याचा कार्यक्रम आणि ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात त्यांच्या इथल्या अनेक लोकांना सर अन्नधान्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती. तर त्यांना अन्नधान्याचं एक किट देण्याचाही कार्यक्रम आम्ही केला. त्यानंतर जसं संतोष दादांची मुलाखत झाली, तर तिथल्या एका बोलण्यातनं असं कळलं, की त्यांच्या इथे जी अनाथ मुलं आहेत, त्यांच्या अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. तर तिथल्या एका मुलीला आम्ही त्वरित 3 वर्षासाठी दत्तक म्हणून घेतलं. शैक्षणिक त्याची पूर्ण जबाबदारी आम्ही घेतली सर आणि तिथे जाऊन आम्ही प्रत्यक्षात त्यांना खेळाचं भरपूर साहित्य देणं किंवा त्यांच्यासाठी एक मोठा ड्राईव्ह पैसे कलेक्ट करण्याचा आम्ही केला होता मधल्या काळात आणि खूप छान स्वरूपाचा एक निधी त्यांना आम्ही आमच्या गटातर्फे देऊ शकलो. नंतर पुण्यातच स्नेहवन नावाची एक संस्था आहे आळंदीच्या इथे. तिलाही आम्ही भेटून आलो आणि आम्ही असं ठरवलं, की सर दर महिन्यात एक संस्था भेट करायचीच.
पण या पॅन्डेमिकच्या काळामुळे आता ते सध्या काही जे काही बंधनं आहेत त्याला सांभाळून अर्थात ही ज्या काही सगळ्या भेटी होत्या, स्नेहन म्हणा किंवा आमच्या कोथरूड परिसरात सर एक उमेद फाउंडेशन आहे, की जिथे मानसिक विकलांग किंवा जी काही असतात मुलं, अशा परिस्थितीतली मुलांचं डे केअर सेंटर आहे. तर त्यांनाही आम्ही बऱ्याच स्वरूपातली मदत शैक्षणिक आणि खेळाच्या साहित्याच्या संदर्भातनं मदत केली. आणि आता रिसेंटली म्हणजे हा सगळा काळ सर पूर्णपणे पॅन्डेमिकचाच म्हणजे ह्या परिस्थितीत असून सुद्धा आम्ही या सर्व संस्थांना भेटी दिल्या आणि आता जस्ट मागच्या महिन्यात आम्ही पालवी संस्थेलाही भेट दिली आणि तिथेही आम्ही त्यांना छान पद्धतीने तिथे मदत करून आणि आत्ताही त्यांच्यासाठी म्हणजे जो काही पैसे कलेक्शनचा एक इव्हेंट केला. तोही छान म्हणजे झाला आणि त्यातनं आम्ही त्यांना काही छान भेट देऊ शकलो सर. तर आमचं हे कार्य आहे आणि आम्हाला ह्याच्यात पुढे असंच सातत्याने कार्य करत राहायचंय आणि त्यासाठीच आम्ही अशा वेगवेगळ्या मार्गदर्शक किंवा असे छान जे काही इन्स्पायरिंग करणारे जे व्यक्तिमत्व आहेत त्यांना आम्ही आमंत्रित करतो. तर ही आमच्या गटाची थोडीशी ओळख ची जबाबदारी माझ्यावरती होती. तर ही आमच्या गटाची ओळख आहे सर आणि आता याच्या पुढची म्हणजे सर जे आज आपल्याला माहिती देण्याकरता आलेले आहेत साठे सर, त्यांच्याबद्दल डुंबरे सर आपल्याला त्यांची ओळख करून देतील. याच्या पुढची सर्व सूत्र मी त्यांच्याकडे देतो. धन्यवाद सर. थँक्यू गजानन. थँक्यू गजानन. हो सर. डॉन का इंतजार तो 12 मुल्क की पुलिस कर रही है मगर, हा एक फेमस डायलॉग आहे. तसंच आपले आजचे जे माय स्टोरी सेशनचे सन्माननीय अतिथी श्री निलेश साठे साहेब हे LICच्या 12th बॅच ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमध्ये ते ऑफिसर म्हणून जॉईन झाले आणि LIC तसंच बँक आणि त्याच्या संदर्भातले सगळे त्यांचं जे काही फिरणं झालेलं आहे त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की खऱ्या अर्थाने 12 गावचं पाणी पिलेलं आहे. साठे साहेब 2019 मध्ये इन्शुरन्स रेग्युलेटर जो आहे IRDA हैदराबाद त्याचे मेंबर लाईफ म्हणून काम करत होते. जवळ त्यांनी 4 वर्ष तिथे काम केलं आणि 2019ला साठे साहेब रिटायर झाले. त्याच्या आधी साठे साहेब LIC नोमुरा म्युच्युअल फंड जो आहे त्याचे CEO म्हणून कार्यरत होते आणि त्याचबरोबर LIC मध्ये एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि सगळ्यात मोठं प्रेस्टिजियस आमचं LICचं झोन आहे नॉर्थ झोन दिल्लीला, त्याचे ते झोनल मॅनेजर इन्चार्ज होते. अगदी रिसेंटली साठे साहेबांनी नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाही जे आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी ऍडवायझर फायनान्स म्हणून 1 वर्ष काम केलेलं आहे. आणि LIC मध्ये जॉईन व्हायच्या आधी साठे साहेबांनी बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँकेमध्ये जवळजवळ 5 वर्षाची सर्व्हिस केलेली आहे. क्वालिफिकेशन वाईज साठे सर इज MCOM CIIB जे बँकेची परीक्षा असते ते पास केलेली आहे. सर हॅज गॉट रिच एक्सपिरियन्स इन बँकिंग, इन्शुरन्स अँड म्युच्युअल फंड्स. He has widely traveled throughout India and as well as abroad. आणि रेग्युलर ते लिखाण काम चालू आहे त्यांचं, न्यूजपेपर मध्ये आहे, मॅगझिन मध्ये लिखाण काम चालू असतं. आणि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुपचं जो लोकसत्ता म्हणून पेपर आहे त्याच्यामधून सुद्धा ते पाक्षिक याच्यात विमा ह्या विषयावरती लेखन करत असतात. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे 2019ला रिटायर होण्याच्या आधी साठे साहेबांनी साठे उत्तराची कहाणी, म्हणजे आपण मराठीमध्ये साठा उत्तराची कहाणी म्हणतो, इथे साठे उत्तराची कहाणी हे एक पुस्तक त्यांचं पब्लिश झालं 2019ला. त्याचंच भाषांतर नेव्हर गिव्ह अप म्हणून 2021ला आता रिसेंटली त्याचं पब्लिकेशन झालेलं आहे. आणि ह्या 2 पुस्तकातनं खरं म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरती मला इन्स्पिरेशन मिळालेली आहे, कारण की साठे साहेबांनी 3 सक्सेसफुल कॅन्सरचे ऑपरेशन फेस करून त्यानंतर साठे साहेब कॅन्सर फ्री म्हणून डिक्लेअर झालेले आहेत. तर अशा साठे साहेबांकडून त्यांची जी काय माय स्टोरी जी आहे, त्यांची लाईफ स्टोरी जी आहे ती ऐकायला आम्ही सगळेजण उत्सुक आहोत. मला वाटतं गणेश यू विल टेक अप दिस थिंग. Yes. And welcome नमस्कार to Sate sir. Thank you. On behalf of this Inspired Tribe. So नमस्कार पुन्हा एकदा. Thank you sir. सो आम्ही जनरली पहिला प्रश्न असा विचारतो की सर अशा एका ग्रेट व्यक्तिमत्वाचं बालपण कसं होतं, कारण की मी पुस्तक वाचलं त्याच्यात सुद्धा आईचा उल्लेख खूप वेळा तुम्ही केलेला आहे. सो मला असं वाटतं मला हा पहिला प्रश्न जाणून घ्यायला आवडेल की बालपण कसं होतं सरांचं. बालपण चॅलेंजिंग होतं पण एन्जॉयबल होतं. आणि चॅलेंजिंग एवढ्यासाठी की वडील 4.5 वर्षाचा मी असताना वडील वारले
आणि मोठी बहीण होती ती 6 वर्षाची होती. त्या 2 लहान मुलांना घेऊन 26 वर्षाची एक विधवा स्त्री त्या काळामध्ये जी जेमतेम ग्रॅज्युएट झाली होती, ती काय करेल हा फार मोठा प्रश्न होता. पण आमच्या आईनी अत्यंत धडाडीने नवरा आणि बायको या दोन्ही आघाड्यांवर, म्हणजे आमच्या दृष्टीने आई आणि वडील या दोन्ही रूपामध्ये तिने आम्हाला घडवलं. आणि स्वतःचं क्वालिफिकेशन जे फक्त BA होतं ते वाढवून पुढे MA इन मराठी संस्कृत झाली ती. मग पुढे तिने BEd केलं. मग ती शाळेत शिक्षिका लागली आणि नंतर सेवानिवृत्त झाली. आर्थिक अडचण अर्थातच असणारच, कारण शिक्षकांचे पगार आत्ता जरा बरे असावेत, पण त्यावेळेला फारच तुटपुंजे असे पगार होते, फार कमी पगार होते. तर तरी सुद्धा आम्हाला कधी अंगावर फाटके कपडे घातलेले आठवत नाहीत. 2च असतील, पण ते स्वच्छ रोज धुतलेले असे कपडे आम्ही घालायचो. कारण तुमची काय आर्थिक स्थिती आहे ही लोकांना दाखवून सहानुभूती मिळवण्याची गरज नाही, असं तिचं तत्व होतं. लहानपणच्या काळाचा विशेष उल्लेख करायचा म्हणजे वडिलांच्या मृत्यूनंतर आईनी त्यावेळेला STC आणि मॉन्टेसरी असे 2 कोर्सेस होते. STC म्हणजे सेकंडरी टीचर्स कोर्स आणि मॉन्टेसरीचा म्हणजे लहान मुलांचा शिक्षणाची पद्धत. तर हे 2 तर मी कोर्स थोडस डिस्टर्ब करतोय. काही लोक म्हणतात हिंदी चालेल का बोललेलं? चालेल. तो उसने मॉन्टेसरी और STC के कोर्स किए थे और कोसबाड़, जो डहाणू तालुका में कोसबाड़ करके एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक समाज सेविका पद्म विभूषण ताराबाई मोडक करके थी. उन्होंने एक विकासवाड़ी करके एक संस्था चलाई थी, जिसमें आदिवासी महिलाओं को, लड़कियों को DEd का कॉलेज उन्होंने खोला था. और उनको दिक्कत ये थी कि इतने छोटे गांव में कोई पढ़ाने के लिए उनको उपलब्ध नहीं हो रहे थे. तो मेरी माँ, जो उस समय BA और STC थी, दैट क्वालिफिकेशन वाज इनफ फॉर हर टू टेक अप दिस जॉब. उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा उनको कि ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है और अगर आप उचित समझे तो मैं आके वहाँ काम करने के लिए उत्सुक हूँ. तो तुरंत उनका जवाब आया कि आप आइए, हम यहाँ आपको क्वार्टर्स की सुविधा उपलब्ध करेंगे. तो अकॉर्डिंगली 1961 में मेरे पिताजी की डेथ हुई, तो 62 के एकेडमिक ईयर से हम कोसबाड़ रहने आए. उस समय मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था. हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल और हमारा जो क्वार्टर्स थे वो बिल्कुल बगल बगल में थे. तो स्कूल की घंटी बजने के बाद मैं घर से दौड़ते हुए स्कूल चला जाता था. और ताराताई मोडक की खासियत ये थी, पद्म विभूषण तो थी ही वो, खैर बाद में मिली पद्म विभूषण उनको, मगर वो गांधी जी के संस्कारों में बड़ी प्रभावित ऐसी महिला थी. और उनका वो पूरा जो सेटअप था वो एक आदर्श ऐसा सेटअप था. तो शाम को सारे संस्था के जो प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, वहां रहने वाले लोग, वो सब इकट्ठा होते थे प्रेयर के लिए. तो हर रोज शाम को 6 बजे प्रेयर होती थी. और प्रेयर के बाद ताराताई कुछ कहती थी. आज की विशेषता क्या थी, क्योंकि उस समय पेपर वगैरह तो, न्यूज़पेपर वगैरह तो आते नहीं थे, टीवी की तो बात ही नहीं थी, रेडियो भी किसी के यहाँ नहीं था, सिर्फ ताराताई के हम रेडियो था, मुझे याद है. तो वो थोड़ा ब्रीफ करती थी और फिर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सब्जेक्ट देती थी कि भाई कल इस सब्जेक्ट पे कोई बोलेगा क्या, तो 2-5 मिनट के लिए कोई बोलता था ऐसे. मगर हर रोज वहां पे प्रेयर होती थी. तो एक दिन उन्होंने वहां सब्जेक्ट दिया कि पहली के बच्चे, कल मेरा, मराठीमध्ये सांगतो, माय पेट ॲनिमल म्हणजे माझा आवडता प्राणी, इस विषय पर कोई बोलेगा. तो 2-4 बच्चों ने हाथ ऊपर किया, मैंने भी हाथ ऊपर किया. तो हम 5 बच्चों को उन्होंने बोला कि ठीक है, कल आप प्रेयर के बाद और मेरा विवेचन होने के बाद आप बात करो. तो मैं घर आया, मैंने मन में सोचा कि ये तो
बढ़िया है, मेरे को तोता बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने तैयारी की पूरी, कैसे उसको ये लाल मिर्ची अच्छी लगती है, फलाना ठिकाना, क्या उस समय फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने सोचा होगा मालूम नहीं, मगर मैंने वहां फिर दूसरे दिन भाषण कर दिया और बाकी भी बच्चों ने किया। मगर मैं बताता हूँ कि मेरा भाषण सबसे अच्छा हुआ था। खैर दैट वाज ऑब्वियस आल्सो। और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो रिजल्ट यानी क्या था, लिमलेट की गोली वोली देती थी कुछ प्राइज के तौर पे, तो मेरा नाम नहीं था उसमें। 2 प्राइज दिए थे, मेरा नाम नहीं था। और मैं बड़ा नाराज हो गया। मैं घर पे आया, माँ को बोला कि माँ, मेरा भाषण तो सबसे अच्छा हुआ था, फिर भी मेरे को क्यों नहीं प्राइज दिया ताराताई ने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसने बोला कि वो बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा भाषण सबसे अच्छा हुआ था, और ताराताई तैयार भी थी तुमको फर्स्ट प्राइज देने में। मैं उसके बगल में खड़ी थी। मैंने उनको बोला कि नीलेश को फर्स्ट प्राइज मत दो, क्या प्राइज ही मत दो। बोला क्यों? तो बोले, मैंने बोला ताराताई को कि उसको समझना चाहिए कि बर्ड और एनिमल में फर्क क्या है। आज का टॉपिक जो था तो वो माय पेट एनिमल था, और उसने तोते के ऊपर यानी बर्ड के ऊपर भाषण किया है जो टोटली इरेलेवेंट है, इसलिए उसको प्राइज देना उचित नहीं होगा। तो फिर उन्होंने प्राइज नहीं दिया। ओ, तो दैट वाज फर्स्ट लेसन इन माय लाइफ कि जब आपको कहीं भाषण देना है तो पूरी तैयारी सब्जेक्ट की किए बगैर तुम खड़ा नहीं होना है। दैट वाज द फर्स्ट लेसन। मुझे बहुत बुरा लगा था, मगर उसी से ये सीख मिलती है। और सही में बताता हूँ कि मैं कभी भी जाता हूँ, इवन आज भी मेरे पास ऐसी पर्चियां हैं जो मैंने लिख के रखी है कि आज क्या बोलना है मुझे। तो बिना तैयारी के कभी भी खड़े मत हो अगर तुमको भाषण करना है। तो दैट वाज द फर्स्ट लेसन इन माय लाइफ। थोड़ा बचपन का थोड़ा और बताता हूँ, इसलिए कि मदर का जो रोल था हमें डेवलप करने में, वो किस तरीके से था। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जो है उनको भी ये लर्निंग लेसन्स है। उन्होंने उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कोसबाड़ में, तो हमारे यहाँ लैंटर्न और हम उसको क्या कहते हैं, दिया जो छोटा रहता है, लालटेन, चिमनी, चिमनी, वी यूज्ड टू कॉल इट चिमनी, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी। मराठी में। तो छोटा दिया, उसको ग्लास होता था, तो वो शीशा साफ करने के लिए वो मुझे और मेरे दीदी को देते थे। क्यों? ताकि तुम्हारे मोटर फंक्शंस ठीक हो। काम शीशे का जब करना है तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है। शीशा टूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, उस समय तुमने झगड़ना नहीं चाहिए। ये सारे लेसन्स उस समय इतने छोटे से काम में मिले। देखो, थर्ड वाज आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। पढ़ाई तो अच्छी थी, तो मेरे जो टीचर थे वो 6 महीने के बाद माँ को बोले कि मैं इसकी सेकंड की भी तैयारी कर लेता हूँ, इसको अगले साल हम डबल प्रमोशन देके थर्ड में बिठाएंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो हम बाकी दोस्तों के 1 साल आगे जाएंगे। तो पाटिल करके सर थे, उन्होंने मेरी तैयारी कर ली और फिर मैं डायरेक्टली फर्स्ट स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड में गया। इन द मीनवाइल हुआ क्या कि डहाणू से नजदीक वाणगांव करके एक छोटा गांव है, वो रेलवे स्टेशन है तो कुछ लोगों को मालूम होगा। वहां पे एक स्कूल चालू किया था, केलकर करके प्रोफेसर है उन्होंने। ये केलकर कौन है? तो बीजेपी के ठाणे के एक आमदार हुआ करते थे, एमएलए केलकर नाम के, उनके पिताजी। उन्होंने वहां स्कूल शुरू की थी। तो एक दिन वो तारादेवी को मिलने आए और उन्होंने कहा मेरी फर्स्ट बैच जो है वो इस बार, अगले साल वो 10th 11th में जाने वाली है, और मेरे यहाँ एक भी टीचर ऐसा नहीं है कि जिसने इवन मैट्रिक में मैथ्स लिया हो, क्योंकि उस समय ऑप्शनल रहते थे सब्जेक्ट्स। आजकल के जैसा नहीं है कि ऑल सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। तो टीचर लोग गांव के तो लोग मैथ्स ऑप्शन में डाल देते थे, हिस्ट्री सिविक्स ले लिया, मैथ्स ऑप्शन में डाल दिया। तो बोले मेरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है, तो आपके संस्था में अगर कोई है तो मुझे लैंड कीजिए। तो मेरे मदर को पूछा ताराताई ने, तो आई बोली कि मेरा तो सिर्फ 11 तक मैथ्स था। तो बोले वहां तो 11 क्या, वहां 10 तक भी मैथ्स किसी का नहीं है, तो आप अगर जाओगे वहां तो उनकी काफी सुविधा होगी। तो ठीक है,
इन द मीनवाइल ये 2 साल जो कोसबर में हम थे उसमें मदर ने लैंटर्न का सहारा लेके एमए इन मराठी संस्कृत पूरा किया। और फिर हम वाणगांव गए, तो वाणगांव में 1 साल हम थे वहाँ। तो वाणगांव में माँ ने मैथ्स पढ़ाया और इन द मीनवाइल कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे आए कि हमें वाणगांव छोड़ना पड़ा। माँ के मदर की डेथ हुई और उसका एक भाई जो था वो मेरे से हार्डली 4-5 साल बड़ा था, तो उसके तरफ देखने की जरूरत थी। तो हम लोग वाणगांव छोड़ के अमरावती आ गए। अमरावती आने के बाद सबसे बड़ा हमको आनंद और आश्चर्य लगा कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का लाइट था। तो दैट वाज द बिगेस्ट प्लेजर इन आवर लाइफ कि स्विच दबाओ तो लाइट लगता है। और फिर वहां पे हम 2 साल थे। उसमें मदर ने फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट जो था, उस समय फैमिली प्लानिंग ही कहते थे, फैमिली वेलफेयर नहीं कहते थे, वहाँ पे फैमिली प्लानिंग ऑफिसर करके 1 साल नौकरी की, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया और नेक्स्ट ईयर शिवाजी कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ से उसने बीएड किया। बीएड इसलिए किया कि उसको अल्टीमेटली तो टीचर होना था और टीचर होने के लिए बीएड की जरूरत थी। और फिर हम वहाँ से नागपुर आ गए, जहाँ हड़सा स्कूल करके एक स्कूल है, जो हमारे घर की स्कूल थी वैसे, क्योंकि मेरे पिताजी ने उसका आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया था और मेरे दादाजी जो थे वो इंजीनियर थे, उन्होंने वॉलंटरीली वो सिविल इंजीनियर थे तो वो बिल्डिंग बना के दी थी। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे मदर के पीछे थे कि आप जल्दी बीएड करो और अपनी स्कूल में आ जाओ। तो बीएड होने के बाद फिर हम नागपुर आ गए इन 1967। तो 67 से लेके 76 तक 9 साल में नागपुर में था। और उस समय जब मैं मैट्रिक में आया तो अनफॉर्चुनेटली मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। शी वाज ऑपरेटेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मेरे फिजिक्स के प्रैक्टिकल थे तो उसने मुझे कहा कि प्रैक्टिकल होने के बाद तुरंत तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ जाना, वहाँ पे डॉक्टर मेरी सर्जरी करने वाले हैं वगैरह जो कुछ था। तो मैं गया वहाँ और देखा तो मदर को बर्न वार्ड में रखा था। तो ऑब्वियसली बड़े बर्न वार्ड जो होता है ना वो बहुत ही वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर वहाँ पे एक हमारे पहचान के थे, उन्होंने उसको शिफ्ट किया दूसरे वार्ड में। फिर ये लगा हमको कि यहाँ सर्जरी करने के बजाय टाटा मेमोरियल में अगर सर्जरी करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ उनको उतना अनुभव नहीं था। उस समय कैंसर की केसेस बहुत ही कम ऑपरेट होती थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। तो फिर हम उसका ऑपरेशन करने मुंबई में आए। वहाँ पे डॉक्टर अजीत फड़के करके हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर में रहे। तो मदर का वहाँ ऑपरेशन हुआ। इन द मीनवाइल मेरी मैट्रिक की एग्जाम आ रही थी, तो डॉक्टर फड़के साहब ने कहा कि देखो, it's very important that you should clear your matriculation first, because in case something happens to your mother, if you are a matriculate, you will be in a position to get some job somewhere. So don't stay here, go back to Nagpur, appear for exam. क्योंकि अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी टाटा मेमोरियल में। उस समय काफी वेटिंग रहता था, 3-3 महीने का, 4-4 महीने का वेटिंग था। तो मेरे और मेरे सिस्टर को नागपुर भेज दिया, हमने एग्जाम दी और फॉर्चुनेटली पास भी हो गए अच्छे मार्क्स से। इन द मीनवेल मदर का ऑपरेशन हो गया, फिर उसको ले आए। तो दैट वाज द फर्स्ट हादसा जिसे कहेंगे ऐसा जिंदगी में था कि अरे अब क्या होगा आगे चल के। हर 3 महीने बाद टाटा मेमोरियल में चेकअप करने के लिए जाना पड़ता था। तो जब मैं इन द मीनवेल मेरा रिजल्ट आया, अच्छे मार्क मिले थे, मैंने बीएससी मैथ्स स्टैट और फिजिक्स लेके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन ली, क्योंकि मुझे मैथ्स का प्रोफेसर होना था। तो जब नवंबर महीने में मैं माँ के साथ टाटा मेमोरियल गया फॉर द फर्स्ट टाइम उस समय की, तो देखा वहाँ पेशेंट्स की हालत, मुझे बिल्कुल लगा कि बाप रे। यानी मैं इमेजिन ऐसे किया कि अगर मदर की डेथ होती है तो मैं फिर बीएससी प्राइवेट तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कॉलेज जाना पड़ता है बीएससी के लिए। तो आने के बाद मैंने मदर को बोला कि आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू इन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आई वांट टू गो टू कॉमर्स। तो बोले क्यों? तो मैंने उसको बताया, साफ साफ बताया कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं बीकॉम प्राइवेटली भी कर सकता हूँ। तो शी सेड ओके, गो अहेड, योर चॉइस। और फिर मैं कॉमर्स में आया, तो बीकॉम अच्छे मार्क्स मिले। फिर सोचा ही था कि अब माँ को जरा फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी नहीं, वैसे वो कह नहीं रही थी, मगर मुझे इंटरनल लगा कि अब नौकरी करनी चाहिए। तो सीए वगैरह करने के बजाय मैंने पहले बैंक में जॉब किया और फिर मैं एलआईसी में आया।
तो ये बचपन का जो दौर है वो इस तरीके से गुजरा और quite tough सर but challenging. साडे Yes. सर तुमचं आपका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा रहा है, बहुत यू आर मीन्स हाईली सक्सेसफुल इन LIC। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी आपकी, जरा आप बताएंगे? That is also quite interesting. I got married when I was in Bank of India. I was in a rural branch as cashier. तो 3 साल तो रहना ही पड़ता है, विदाउट दैट रिक्वेस्ट ट्रांसफर नहीं होती। तो करीबन 4 साल बाद मेरी नागपुर में वापस ट्रांसफर हो गई। उस समय मैं जरा यूनियन एक्टिविटीज में काफी एक्टिव था, तो मदर को संभव लग रहा था कि ये कहीं प्रचारक वगैरह न चला जाए। तो उसने मेरे को बोला कि नीलेश, इट्स हाई टाइम दैट यू शुड गेट मैरिड नाउ। तो मैंने बोला अब तो मैं ऑफिसर बन जाऊंगा अगले साल, क्योंकि 5 साल में ऑफिसर तो मैं बनने ही वाला था, क्योंकि मेरा CIB भी हो चुका था। तो उसने कहा कि अगर तुमको ऑफिसर बनना है तब तो तेरी शादी मुझे जल्दी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम है बैंक में तुम लोगों को शुरू के पोस्टिंग जो होते हैं वो रूरल एरियाज में होते हैं, तो फिर मुझे यहाँ बहू ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। तो एक लड़की देखी, पसंद आई, शादी हो गई। She was in LIC that time. I was in Bank of India. She was in Amravati that time. Then on marriage ground she got transferred to Nagpur. अब अगस्त महीने की बात है कि वो एक एडवर्टीजमेंट की पर्ची लेके मेरे पास आई। बोले देखो LIC में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 60 वैकेंसीज निकली है, तो तुम अप्लाई करो। हमने कहा मुझे नहीं आना है LIC, मुझे क्यों आना है, मैं तो बैंक में ऑफिसर बन जाऊंगा अभी कुछ महीने में। नहीं, तुम ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे तुमको किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर ही दिया है, उसकी पहले रिटन टेस्ट होगी, बाद में इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन अगर होगा तो जाना कि नहीं जाना ये तय करो। अभी से कैसे कह रहे हो कि मुझे नहीं जाना है? और बोले देखो ऑल इंडिया 60 वैकेंसीज है और एग्जाम बहुत टफ होती है, पहले पास तो होके बताओ। अरे बाप रे, अब ये तो चैलेंज हो गया, पास तो होके बताओ। हमने बोला चलो ठीक है, पास तो होके बताते कम से कम। तो आई वाज गुड एट मैथ्स, इंग्लिश भी ठीक थी, GK भी ठीक था, तो रिटन टेस्ट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। इंटरव्यू में आ गया। इंटरव्यू में उन्होंने आखिरी का एक सवाल पूछा कि यू हैव डन योर CIB, यू विल बिकम ऑफिसर शॉर्टली इन बैंक, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन LIC? क्योंकि उनको शायद ये लगा होगा कि अगर सिलेक्शन कर लेंगे हम और बाद में ये बैंक में चला गया तो अपनी एक पोस्ट गई। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं उस इरादे से इंटरव्यू के लिए आई नहीं हूँ। Actually, my wife is in LIC, and if both of us are in LIC, probably the employer will consider our posting in one place. Otherwise, if I become officer in bank and she is in LIC, then obviously our life will get disturbed because hardly we can be in the same place. So they also laughed and said, "Okay, go ahead." And I was sure that after the interview I will get selected. तो उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट हो गई। तो कहने का मतलब मैं जो LIC में आया वो मेरे बीवी के कारण आया। तो नॉट बिहाइंड बट एक्चुअली बिकॉज शी सेड यू कम टू LIC, मैं LIC में आया। और जो कोई डुमरे साहब ने कहा कि सक्सेसफुल तुम्हारी ये रही वगैरह, तो दैट इज ऑल क्रेडिट गोज टू हर, बिकॉज हैड आई नॉट कम टू LIC probably I would have retired from bank as DGM या मैक्सिमम GM करके, क्योंकि मेरे साथी जो उस समय थे वो सारे DGM करके मोस्टली रिटायर हो गए, AGM DGM। तो इट वाज गुड दैट आई टुक दैट डिसीजन एंड केम टू LIC। LIC में इस तरीके से मैं आया डुमरे साहब। यू आर ऑन म्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट। यस सर LIC में भी बहुत सारी चैलेंजिंग पोजीशंस आपने हैंडल की है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए बेसिकली क्या है कि एक बात साफ थी कि LIC छोड़ना नहीं है, फॉर द रीजन कि बीवी LIC में थी, जहां जहां ट्रांसफर होती थी वहां बीवी की भी तुरंत ट्रांसफर हो जाती थी। तो फिर रीजन क्या है छोड़ने का? तो जो भी काम करना है वो टोटली डिवोशन के साथ करो, और चैलेंजिंग असाइनमेंट्स मिलती थी, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर ये ऐसी पोजीशन है कि वहां LIC में डिफिकल्ट ब्रांचेस ही देते थे डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर्स को। तो आई वर्कड इन अ कपल ऑफ ब्रांचेस, और उसमें एक्चुअली द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड वाज एट शोलापुर की हमारी जो ब्रांच थी उस समय 944 करके,
इट वाज अ नोटोरियस ब्रांच, ब्रांडेड नोटोरियस ब्रांच, और यूनियन काफी तगड़ी थी। लोग बिल्कुल ब्रांच मैनेजर को भगाने के चक्कर में रहते थे कि कब ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेके भाग जाता है यहाँ से। तो जब मेरा प्रमोशन हुआ ब्रांच मैनेजर टू सीनियर ब्रांच मैनेजर, तो मैंने 2 ही साल पुणे में निकाले थे। मैं वहां पे लकड़ी पुल के पास जो LIC की ब्रांच है वहां ब्रांच मैनेजर था, और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी पुणे से ट्रांसफर होगी, क्योंकि नॉर्मली ट्रांसफर 3-4 साल बाद होती है, मगर सडनली मेरी ट्रांसफर हुई। वो भी कहाँ हुई? तो शोलापुर, और वो भी वो ब्रांच। तो मैं उस समय जो सीनियर DM थे बालिका साहब, उनको मिलने गया। मैंने बोला, बालिका साहब ये क्या किया आपने? तो बोले, नहीं नहीं, यू हैव बीन चोजन, यू हैव बीन सिलेक्टेड टू हेड दैट ब्रांच। अरे बाप रे! तो मैं फिर एक VC देसाई करके हमारे साथ मेरे सीनियर थे, वो उस समय रीजनल मैनेजर P&R थे। मैंने बोला चलो उनको जाके मिलते हैं मुंबई में, अगर कुछ हो सकता है तो रिटेंशन। तो मैं गया VC देसाई साहब के पास। तो देसाई साहब बड़े मिलनसार आदमी थे। उन्होंने मेरे को देखने के बाद बोला, नीलेश मुझे मालूम था कि शोलापुर पोस्टिंग देखने के बाद तू मुझे मिलने आएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, उसी के लिए आया हूँ। मेरे 2 ही साल हो गए पुणे में, बाकी लोगों को तुमने 4-4 साल पुणे रखा, मेरे को क्यों 2 साल बाद भगाया, और वो भी शोलापुर दिया। तो ये सेड, उन्होंने एक ऑफिसर को बुलाया, अरे वो फाइल लाओ तो वो बालिका साहब की। तो दैट फाइल कंटेन्ड रिकमेंडेशंस ऑफ ऑफिसर्स हु आर ड्यू फॉर प्रमोशन एंड वेयर दे शुड बी पोस्टेड। तो वो पर्ची निकाल के मुझे दी बालिका साहब की। तो उसमें लिखा था कि शोलापुर इज अ वेरी नोटोरियस ब्रांच एंड वी आर नॉट फाइंडिंग ऑफिसर टू हेड दैट ब्रांच, and Nilesh is, in my opinion, the best officer who can manage that branch well. And if promoted or otherwise भी लिखा था, if promoted or otherwise, he should be posted to that branch. Otherwise, we will have to take, वहाँ लिखा जो था वो ये था, otherwise LIC may have to consider to close the branch. My God, it was to that extent. तो पढ़ने के बाद मुझे VC देसाई साहब कहते हैं कि अरे देख, तेरे सीनियर DM ने कितना बड़ा सर्टिफिकेट दिया, इतना बड़ा सर्टिफिकेट तो मुझे भी जिंदगी में नहीं मिला। तो अभी उठो और जाओ सोलापुर, और इट्स अ चैलेंज फॉर यू, आई विल सपोर्ट यू फ्रॉम हियर व्हाटएवर यू वांट, बट यू हैव टू सेट द ब्रांच राइट। मैं बोला चलो भाई, अब निकलना चाहिए। तो फिर पुणे आया, साहब को बताया कि आई एम ज्वाइनिंग देयर, गॉट लीव। दोनों की साइमल्टेनियस ऑर्डर निकाली साहब ने, क्योंकि ही डिड नॉट वांट मी टू स्टे देयर अलोन। तो दोनों ज्वाइन हो गए शोलापुर। शोलापुर में first day when I joined there, on the notice board of union, what I saw was a notice of union giving farewell to the earlier branch manager, senior branch manager. और उसकी लैंग्वेज जो थी वो मैं आपको मराठी में बताता हूँ। श्री सो एंड सो बदलून गेलेले आहेत, तर त्यांचा दुखवटा प्रदर्शित करण्यासाठी, म्हणजे कोणी मरतं ना आफ्टर डेथ, जो कंडोलेंस मीटिंग होती है, उस तरीके का लिख के दिया था कि वो आप सब 5:30 बजे जमा होइए। तो मैंने बोला अरे यार, ये तो कंडोलेंस मीटिंग जैसा तुमने लिखा है। तो बोले नहीं नहीं, वो वैसे ही थे। बोले उनको लगा कि हम एम्प्लॉइज को रूल बता के डंडा हाथ में लेके सीधा कर पाएंगे, मगर वो नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरे दिन सवेरे देखा 12:30 बज गए थे, पूरी ब्रांच खाली हो गई, एक भी बंदा। मैं बाहर आया, मैंने बोला इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखा तो कैशियर भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ ऑफिसर जो 3-4 थे वो बैठे थे। तो मैंने पूछा अरे ये क्या हो गया, सब लोग कहाँ गए? तो बोले यहाँ ट्रेडिशन है, बोले 10-15 साल से दोपहर 12:30 बजे सारे के सारे चाय पीने चले जाते, बोले 1 बजे वापस आते। अरे मैंने बोला वो पॉलिसी होल्डर खड़े हैं ना प्रीमियम भरने के लिए, उनका क्या होगा? तो बोले रुकेंगे आधा घंटा, क्या करेंगे? अरे कहाँ लिखा है? मैंने बोला कि आधा घंटा ब्रांच बंद रहेगी। तो मैंने बोला देखो, अगर मैं पहले दिन कुछ एक्शन नहीं लूंगा तो ये ट्रेडिशन में ब्रेक नहीं कर सकता। मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ, 1 बजे के आस अगल बगल सब लोग आने लगे, मैंने किसी को अंदर नहीं आने दिया, वहीं रोका। और मैंने बोला उनको कि तुमको, मुझे मालूम है कि 10 बजे के बाद 2-2.5 घंटे काम करने के बाद चाय पीने की
इच्छा होती है जरूर जाइए चाय पीने, मगर सारे लोग इकट्ठा नहीं जाएंगे, आधे आधे जाइए। आप लोग 2 ग्रुप बनाइए और 2 कैशियर है, उसमें से एक कैशियर पहले ग्रुप में जाएगा, दूसरा कैशियर दूसरे ग्रुप में जाएगा, और काउंटर बंद नहीं रहेगा। पॉलिसी होल्डर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कैशियर का, ये मुझे चलेगा नहीं। और इतना कह के मैं अंदर आ गया। देखो, मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है कि यू टेक अ डिसीजन, अनाउंस एंड डोंट लिंगर अराउंड, क्योंकि फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इसलिए आई फॉलोड दैट और केबिन में आ गया। और शाम को कैश रखने के लिए मेरे कैश केबिन, मेरी कैश सेफ जो थी मेरे केबिन में रहती थी। जब कैशियर आए दोनों और ऑफिसर भी आया, तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला कल 12:30 बजे कौन जाने वाला है? तो दोनों चुप। मतलब तुमने सुना नहीं मैंने क्या बताया था? तुम में से एक 12:30 बजे जाएगा, दूसरा 1 बजे जाएगा। तो बोले हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, मगर वो हमारे यूनियन के लीडर जो है ना वो मानते नहीं है। अच्छा, तो मैंने बोला वो तुम में से कौन जाएगा 12:30 बजे ये बताओ। तो एक ने बोला कि मैं जाऊंगा 12:30 बजे। दूसरे दिन 12:25 पे मैं कैश काउंटर पे खड़ा था। मैंने ऑफिसर को बोला एक बोर्ड बनाओ, ये काउंटर 12:30 बजे बंद होगा, और दूसरे काउंटर पे बोर्ड लगाओ, ये काउंटर 1 बजे बंद होगा। और जो पॉलिसी होल्डर खड़े थे उनको मैंने बोला देखो तुम सारे वो कतार में उधर आ जाओ, क्योंकि ये 12:30 बजे काउंटर बंद होगा। बाय द टाइम एक एक करके लोग बाहर जाने लगे। वो यूनियन वाले ने 12:30 बजे जाने वाला था, वो चला गया। 1 बजे वो जाने वाला था, उसको बोला कि "ए, चल निकल।" तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं निकल सकता, बोले वो लोग खड़े हैं। अच्छा, मेरे सामने वो और कुछ नहीं कह पाया। एंड वंस दिस ट्रेडिशन वाज ब्रोकन, thereafter there was no reason why people had to wait for payment of premium. तो सिर्फ एक झा करके सोलापुर के वहां पास पहले में भी ऑफिसर है। थे, डुमरे knows him well. He was telling me that I was officer in that branch, sir, before you came. पूरे 3 साल मैं वहां पे था। मुझे 12:30 से 1 बजे तक जो पहले ब्रांच मैनेजर थे वो मुझे कैश काउंटर पे बिठा के कैश लेने के लिए बोलते थे। भाई ऑफिसर शुड एक्सेप्ट कैश, मगर करेंगे क्या? जब तुम क्लास 3 को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो तो फिर ऑफिसर तो है ही, उसको तो जो बताओगे वो करेगा बेचारा। बट आई स्टॉप्ड इट फ्रॉम डे 1 एंड देयर आफ्टर, लेट मी टेल यू, डुमरे साहब सब लोगों को जानते हैं, एक दिन भी किसी ऑफिसर को कैश पे बैठने की जरूरत पड़ी नहीं। सर, सोलापुर के बाद में भी बहुत सारे टॉप पोस्टिंग आपको मिले हैं ना, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि सोलापुर से डायरेक्ट एकदम सीपीएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड में आप गए थे। कैलकाटा, वहां से सोलापुर में मेरी 2 साल होने के बाद सीधी मेरी ट्रांसफर एलआईसी ने की कैलकाटा, और वो भी कैलकाटा में एचआरडी डिपार्टमेंट और उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब कैलकाटा में जब मेरी ट्रांसफर हुई तो मेरुना दास, आर यू बंगाली? आप भी बांग्ला जानती हैं? Yes, sir, I'm Bengali. Very good. I will tell you. There was a Bengali doctor in Sholapur. He was a friend of mine. When he knew that I am transferred to Calcutta, he came to me, meet me and all that. He said, see, you have to learn 3 sentences in Bengali and your life will be comfortable. तो उन्होंने मुझे 3 sentences बंगाली के पढ़ाए before arriving in Calcutta. First sentence, Ami jani na, means I don't know. सेकेंड सेंटेंस, किछु काज होबे ना, कुछ काम नहीं होगा, ज्यादा मेरे पीछे मत लगो, कुछ काम नहीं होगा, किछु काज होबे ना। एंड द थर्ड सेंटेंस वाज, ताड़ाताड़ी होबे ना, अगर कोई ज्यादा लगा पीछे, यार जल्दी करो सर, क्या है ये इतना टाइम लगा रहे हो, मैं कब से खड़ा हूं, ताड़ाताड़ी होबे ना। नाउ दीज 3 sentences, situation might have changed now, but just for fun. So not that I had to say all that. मैं कलकत्ता गया और कलकत्ता में there were a lot of challenges those days because उस समय आपको याद होगा तो महाराष्ट्र में बीजेपी का गवर्नमेंट था और शिवसेना वाज वेरी पावरफुल। शिवसेना का चीफ मिनिस्टर था मनोहर जोशी, और उस समय बांग्लादेश के मुस्लिम्स को बॉम्बे से ट्रेन में बिठा के पकड़ के भेजते थे, और वहां पे सीपीएम का होल्ड था।
तो मुझे तो दिक्कत नहीं हुई, बट मिसेस साठे वाज अ क्लर्क एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, जहां वहां का एक यूनियन लीडर उसका बॉस था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स बंगाली में रहा करते थे, तो शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वन डे शी वेंट टू हिम एंड सेड, दादा ये बताओ क्या है? तो बोले नहीं, तुम पढ़ो, कलकत्ता आए हो तो बंगाली पढ़ना पड़ेगा। तो बोले मैं पढ़ूंगी जरूर, मेरे को पढ़ना ही है, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल में बंगाली मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, मगर ये अभी तो बताओ। तो बोले वो तुम्हारा बाला साहब हमारे बंगाली लोगों को भेजता है, बोले ट्रेन में पकड़ पकड़ के, हम तुमको कुछ नहीं कोऑपरेट करेगा। अरे बाप रे, शी हैड वेरी डिफिकल्ट डेज इनिशियली। नॉट फॉर मी, बिकॉज मैं तो ऑफिसर था, तो मुझे मेरे पास आने वाले सारे इंग्लिश में या हिंदी में बात करते थे। कलकत्ता में मुझे एक सर्वे लेना था, तो खैर गणेश, आई कट द स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि या यस, कलकत्ता के 3 साल होने के बाद मेरा प्रमोशन हुआ। आई केम टू मुंबई and I was posted in pension and group department. I had never worked there in the past, but it was a new department, challenging department, कुछ नया सीखने को मिलेगा. I was also very happy. And then I was picked up to head a division, Mumbai DO4. मुंबई के 4 डिवीजन है, उसमें से एक डिवीजन हेड करने, और वो भी मुझे मौका ऐसा मिला कि वहाँ का सीनियर डीएम जो था वो रिजाइन करके प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में गया, क्योंकि 99-2000 के दरमियान लाइसेंसेस देना चालू हुआ था, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज एलआईसी के जो अच्छे ऑफिसर थे, ही वाज वेरी एफिशिएंट ऑफिसर, गुड ऑफिसर, उसको पिकअप किया उन्होंने, तो ही रिजाइंड एंड वेंट ऑन 3-4 टाइम्स सैलरी। तो वहाँ पे वैकेंसी हुई, तो somehow they thought that I am a good officer, so I was posted there. And then what Dumbre said came true, that I had to take a lot of tough decisions when I was heading the division. तो DO4, फिर 1 साल बाद प्रमोशन हुआ, then I became senior DM in DO1. एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं DO1 में था तो एक चार्ज लिया मैंने, जब तक देखा कि एक छोटी सी ब्रांच है, वहाँ के सीनियर डीएम एक शाह करके थे, वो काफी लंबी छुट्टी पे थे ड्यूरिंग मार्च क्लोजिंग। अब एलआईसी में मार्च का बिजनेस बहुत ही हेवी आता है, 40% ऑफ द बिजनेस दोज डेज यूज्ड टू कम इन मार्च। ब्रांच मैनेजर छुट्टी तो छोड़ो, सैटरडे संडे भी दफ्तर आते हैं। और फिर मुझे लगा कि यार ये बंदा छुट्टी लेके कैसे घर बैठा है 1 महीना। तो मैंने पूछा तो बताया कि सर वहां पे एक टेरर लेडी है। टेरर लेडी, उसको डर के मारे बोले वो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक छुट्टी पे गया। अरे मैंने बोला ये तो मिलना पड़ेगा इनको। तो पहली ब्रांच मैनेजर की मीटिंग जब की, आई थिंक यू वर नॉट देयर दैट टाइम, यू जॉइंड अ बिट लेट एज बीडीएम, नो? yes sir. तो आई कॉल्ड ऑल द ब्रांच मैनेजर्स फॉर अ मीटिंग। इसमें देखा ये हमारे जनाब जो थे, तो मैंने बोला भाई आपने छुट्टी कैसे ली इतनी लंबी, वो भी मार्च में? तो बोले सर मैं आपको पर्सनल में बताऊंगा, सबके सामने नहीं बताऊंगा। अरे हमने बोला ठीक है आ जाओ। तो मीटिंग होने के बाद उनको केबिन में बुलाया। ही सेड सर, एक तो बोले मेरा खून होगा, नहीं तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। अरे हमने बोला क्या हो गया? सर वो वहां लेडी जो है ना, पंजाबी है, बहुत टेरर है। बोले मैं लोग क्या हो गया, क्या नाम है? तो बोले बताया कुछ नाम उसने। तो बोले वो कृपाण लेके आती है, तलवार जो रहती है ना, अब सरदार तो रखती है कृपाण, उसमें क्या है? तो बोले वो बोले काम बिल्कुल नहीं करती एलआईसी का। मेरी गलती हुई, बोले कि मैंने उसको 15 मार्च में काफी प्रपोजल आए थे, तो उसको बोला कि अब तो कुछ काम करो, थोड़ी मदद हो जाएगी। तो बोले मेरे केबिन में आई और उसने अपना कृपाण निकाला और बोले फिर से अगर मुझे काम करने के लिए तुमने बोला तो ये तुम्हारे सीने से आर पार हो जाएगा। अब बोले वो सुनने के बाद मेरे को तो पसीने छूट गए। बोले मैं बहुत डर गया, पहले मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे लगा मेरा हार्ट अटैक ही हो जाएगा। तो मैंने घर जाके बीवी को बोला, तो उसने कहा तुम छुट्टी ले लो। तो मैं 1 महीना छुट्टी पे चला गया। अरे बाप रे, मैंने बोला ये बंदा तो, इसको अगर हाथ में पिस्तौल भी दे दी तो ये ट्रिगर भी नहीं दबाएगा। इतना डरपोक है ये। तो मैंने फिर वहां एक पंजाब से आया हुआ एक हमारा ऑफिसर था, उसको पोस्ट किया एज ब्रांच मैनेजर, और उसको बोला देख भैया, मैं पूरे साल तेरे को बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, तेरे को एक सिंगल एटम एजेंडा है, ये लेडी जो है उसको ठिकाने लगाना है। तो बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोले वो पंजाबी, वो सरदारन है तो मैं भी पंजाबी हूँ। बोले मैं डरने वाला थोड़ी हूँ। ठीक है। फिर 2 महीने बाद वो आया एक चिट्ठी लेके मेरे पास कि शी वॉज नॉट इन हर सीट फॉर हाफ अ डे।
और विटनेस थे, तो मैंने बोला चलो अब ये तो मौका मिला। मैंने बोला ये विटनेस जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जब लेनी पड़ती है तो वो मुकर नहीं हो जाए। तो बोले नहीं बोले वो आप, मैंने बोला बुलाओ उनको। तो मेरे सामने उनसे कहलवा लिया कि यस वी विल विटनेस एट दैट टाइम व्हेन इंक्वायरी इज कंडक्टेड। तो फिर इंक्वायरी हुई, उस एक्शन हुई फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। शी हैड एक्चुअली नॉट यूज्ड पेन फॉर मोर देन 10 years, दैट इज व्हाट वाज टोल्ड टू मी। तो एनीवे तो एक्शन हुई, मैंने उसको 2 डिक्रीमेंट दिए which was disproportionate to the half day absence that she had, but intentionally दिए थे ताकि वो अपील करेगी तो appellate authority उसको कम करके 1 पे लाएगी। तो उस समय जो टीके बैनर्जी करके जोनल मैनेजर थे, अपील उसने की तो मैं गया उनके पास। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं आधे दिन की वो जगह पे नहीं थी, तो उसके लिए 2 डिक्रीमेंट तो डिस्प्रपोर्शनेट पेनल्टी है। मैं उसको सेंश्योर यानी वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। मैं अरे सर ऐसे मत कीजिए, वो वार्निंग तो ब्रांच मैनेजर भी दे सकता था, उसके लिए मैंने ये थोड़ी पूरा इंक्वायरी का ड्रामा किया। नहीं बोले एज एपेलेट अथॉरिटी आई कैन नॉट impose her a penalty of even 1 decrement because this is for the first time that action has been taken against her. मतलब सर वो पिछले 10 साल से कम LIC के काम के लिए उसने अपना पेन जो है वो यूज नहीं किया। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे कोई चिट्ठी बताओ तुम्हारे प्रीडिसेसर्स ने उसको दी हुई। कहाँ थी, सारे डरपोकी थे, वैसे कहना नहीं चाहिए मगर किसी ने उसको कोई चिट्ठी नहीं दी थी। तो हमने बोला सर बट देन यू गिव मी अ वर्ड दैट इफ आई कंटिन्यू टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर यू विल सपोर्ट मी। ही सेड यस बाय ऑल मींस। और उसके बाद मैंने उसको एक के बाद एक जो एक्शन ली, तो 2 साल में बाय द टाइम आई लेफ्ट ऑन प्रमोशन शी वाज ब्रॉट टू द मिनिमम ऑफ स्केल फ्रॉम हाईएस्ट स्केल दैट शी वाज। और उसकी एक इंक्वायरी चालू थी, वो अगर मेरे रिजिम में पूरी होती तो मैं उसको टर्मिनेट कर देता। तो एनीवे दैट वाज वन इंसिडेंस कि So it's actually sir clear indication of the leadership or courage, or you can say the discipline, I guess. Sir, we will go to the next question. Like कॅन्सर सर्व्हायव्हल ची जी तुमची स्टोरी आहे, 3दा कॅन्सर झाला आणि 3दा कॅन्सर बरा झाला, तर त्याच्याबद्दल ऐकायला आवडेल आम्हाला. खरं सांगायचं ती डॉक्टरांची कृपा आहे ऍक्च्युअली। नाही पण सर मानसिक पण फार असं ना, कॅन्सर होणं हे बेसिकली मानसिकच जास्त होतं म्हणजे. आय एग्री विथ actually it was in 2011-12 that I was in Delhi. उस समय मुझे ब्लीडिंग होता था रेक्टम से, तो इंटरमिटेंटली होता था। मुझे पहले लगा पाइल्स होगा, पाइल्स की दवाई ली मगर वो ठीक नहीं हुआ। तो मैं जब बॉम्बे आया था तो एक डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो बायोप्सी करने के बाद ये तो पक्का हो गया कि वो मैलिग्नेंट है। So it was colorectal cancer, which I got operated in Hinduja Hospital that day. Dr. Deshpande was there, and he operated very well. तो उस समय जब उन्होंने हमको समझाया कि ये सर्जरी किस तरीके की होती है, तो I still remember his words, Mr. Sathe, if the polyp याने गळू मराठीत जे म्हणतात आपण, if polyp is near the rectum, I will be ruthless in removing your rectum. My son was with me that time. He asked doctor, then how he will pass stools? Because when the rectum is removed, passing of stools will be difficult. So he said, no, for that, we have artificial rectum which will be placed on his stomach. तो ये सुनने के बाद जनरली तो किसी का हार्ट सिंक हो जाएगा। But I said, okay, I'm in good hands. तो एडमिट हो गया, सर्जरी हो गई, और उसके बाद कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है ऐसा बताया गया मुझे। But unfortunately, just after 13 months, when CT was done, it was found that cancer has spread to liver. And liver has 8 segments. So on 2 different segments, the metastasis was there. Cancer का spread था। Then डॉक्टर अंकुर शाह करके ये कोकिलाबेन में थे, उनको मैं मिलने गया। उन्होंने देखा, he said I will be in a position to remove your infected portion of liver, and liver grows so you don't have to worry. तो उन्होंने बड़े ही एक्सपर्टीज के साथ ऑपरेशन किया, और
उसके बाद फिर उन्होंने कहा जब सेकेंडरीज डेवलप हुई है तो इट इज नेसेसरी दैट यू शुड बी गिवन कीमो. आई वाज एडमिनिस्टर्ड 6 सीरीज ऑफ कीमो हर 21 दिन बाद. और कीमो इज एक्चुअली 500 ml का जो लिक्विड रहता था वो आईवी से डालते थे. 1 ड्रॉप एवरी 20 सेकेंड्स. इट यूज टू कंप्लीट होने के लिए 36-40 घंटे करीबन लगते थे. तो आई यूज टू गेट एडमिटेड ऑन सैटरडे संडे. मंडे छुट्टी लेनी पड़ती थी. एंड आई वॉज डिटरमिन्ड टू गो टू ऑफिस ऑन ट्यूसडे. ऑल्दो एनर्जी नहीं रहती थी. सवेरे मैं बिल्कुल 9 बजे उठता था और तैयार होके ऑफिस जाता था. It is actually chemotherapy is like a poison, you know. That is why they give it so slow. तो पूरा drain out होता था आदमी. But I knew for certain that if I do not go on Tuesday, then I will not feel like going even on Wednesday. तो मैं literally लिफ्ट से जाने के बाद दीवार को पकड़ पकड़ के केबिन तक जाता था. But I used to go. और जब पेपर साइन करने की जरूरत पड़ती थी तो पेन उठाने की भी ताकत नहीं रहती थी. But I used to sign. I used to go. All the 6 chemos that I had, I joined office the very next day. क्योंकि एक बात पक्की है कि अगर एक दिन तुमको लगा कि नहीं आज बहुत थक गया हूं तो दूसरे दिन भी वही लगता है. तो I had determined myself that I should. और second was I used to go for a walk. तो दूसरे तीसरे दिन मैं 100 स्टेप्स जाके आता था. फिर बढ़ा के 200, then 300 करते करते by the time 3 weeks period was over, I used to cover about 3 kilometers of distance. And again the cycle will start with 100 meters every day. And despite taking chemo, again after 12-13 months, secondaries developed on other 2 segments of liver. Now this was a third cancer surgery, which was quite difficult. S.K. Roy was chairman of LIC. He was a good friend of mine. He had a friend in Calcutta Hospital who was a cancer surgeon. He sent my reports to him. And one day he called me and said, Nilesh, before you decide to operate, I want to tell you what my friend has told about you. He said, this surgery is very difficult. And the segments which are to be operated are difficult segments. If doctor is not in a position to complete the surgery in time, he may have to close the surgery without completing it. So be prepared for that. I said, okay, no problem. So I've met Dr. Ankur Shah. I told him that, see doctor, I do not want to die on operation table. My father died on operation table. He had a kidney problem. Those days, kidney के लिए कोई choice नहीं था but to operate. When doctors started operating his first kidney, they thought that from second kidney the flow will continue, but second kidney had more stones, so it was blocked, and the doctors could not do anything. He died on operation table itself in pool of blood. That is what was described to me by my uncle. So I told doctor, I don't want to die on operation table. He said, Mr. Sathi, you don't worry. I know the operation is difficult, but I will ensure that you will live with cancer than allowing you to die without it. That was a great solace for me. See, the confidence that the doctor gives you, actually, it increases your own confidence. And then he said, if you don't mind, we have got surgeons conference tomorrow on Sunday. I want to discuss your case with other surgeons. I said, yes, I have no objection. So I gave him NOC. Now see what happened. Thereafter, I got selected in IRDA. I decided to go. But before going, I told the chairman LIC that, see, if doctor says that your health is not good and it is not advisable to go to Hyderabad, which I had never seen. I had never been to Hyderabad. Even the job which I was doing was different than the job which I had to do in Hyderabad was different. If doctor says that I don't advise you to go to Hyderabad, I will not go. Even if this is elevation equivalent to additional secretary post and all that. I met Dr. Ankur Shah. I said, see, these are the advantages.
I will get at least double the salary plus more challenging job as a regulator. Not many get an exposure to work as a regulator. So I am interested in going, but then if you say that you should not go, I will not go. He said, Mr. Sathe, what do you think, whether you should go or not? I said, I will prefer to go. He said, then go. If at all cancer is going to reappear, we'll operate it again. What is there? And where it is written that it will not recur in Mumbai and it will recur only in Hyderabad. If you think that you can go, you go. But before going, let me disclose a secret which I had kept with me till now. I had taken your permission to discuss your case with other surgeons. Do you know what was their reaction? When I described your case, showed them the papers and CT scan and a PET CT and all that, nobody was advising me to do this surgery. On the top of it, one doctor said, let him die peacefully. But still, I decided to operate upon you. You know why? Because I knew that your willpower and your determination and your other reports, I did not have diabetes, I did not have hypertension or anything. Your determination and willpower will take you through. So I decided to operate upon. And today you are cancer-free. Have your CT and PET CT done every 6 months. And if at all you find something abnormal, come to me. We'll operate again. Go ahead. And with that, I left Mumbai and came to Hyderabad. As I was there for 4 years as regulator. I have not covered it in my book. This is my book. Is it visible? Yeah. And Yes, sir. Yes, sir. Never give up. never give up. And then in 2019, I retired. But before that, I wrote my autobiography in Marathi. Why did I write my autobiography in Marathi? There is a small reason for that. My mother actually should have written her autobiography because that would have been more challenging. And that would have been a lamppost for those who have difficulties in life. Being a widow at age of 26 with no financial support and with 2 small children pulling on life, and I should not say, but then bringing up children to a level which generally may not happen is really creditable and commendable. Oh. She should have written her autobiography, but unfortunately she died in 2005. And thereafter, when my sister came, I said, Tai, we never asked our mother, that is I, to write her autobiography. She was a good writer. She used to write in Lok Satta, and she had some 2 small books for children also published. She said, yes, Nilesh, I agree, but don't commit that mistake. You write your autobiography. That was a trigger in my mind. And right from childhood, when my grandfather was with us, we had... Sir, Hindi, sorry. Sorry. I'm so sorry. नहीं, बचपन से मेरे दादाजी हमारे पास थे, तो उन्होंने हमको एक आदत डाली थी कि सोने के पहले जो उस दिन की विशेष घटना हुई है वो लिख के रखो। तो मैंने तो एक दिन ये भी लिखा था कि आज मेरी गलती न होते हुए दादाजी ने मुझे मारा, जिसके लिए मैं दादाजी का निषेध करता हूं। तो he read that next day. He said, I don't mind, but you write. Whatever comes to your mind, whatever you think that this is worth writing, you write. As a result of which, you know, मेरे ऑटोबायोग्राफी में मेरे पास ढांचा पूरा तैयार था, मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ा। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे तुमको याद कैसे है, तो याद नहीं है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। तो इवन सारे एम्प्लॉइज के नाम जो मैंने किताब में लिखे हैं, कहीं जगह कुछ जगह मैंने चेंज किए हैं जानबूझ के टू मेंटेन सीक्रेसी, मगर पूरे मुझे याद है। तो that was a trigger. And then when I was in IRD, I wrote my autobiography. It got published before I retired from IRD. और वो देखने के बाद फिर Madhumita Sarkheli is also here. I saw her.
उसके जैसे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप इसको इंग्लिश में लिखो, क्योंकि कई नॉन मराठी स्पीकिंग जो है उनको पढ़ने के लिए जरूरी है। तो फिर आई स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश। इट इज नॉट अ ट्रांसलेशन एज सच। इंग्लिश का फॉर्मेट अलग रहता है। इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम मराठी ऑटोबायोग्राफी। It is very precise, concise, to the point, and it has got about 200 pages. It doesn't have photographs. मराठी किताब में फोटोग्राफ वगैरह लोगों को अच्छे लगते हैं कि how is my wife, how are my children and all that. वो इंग्लिश में नहीं है. And then I have given it somewhat management flair, क्योंकि एक एडिटर ने मुझे कहा कि what are the lessons learned after each chapter that you give in brief, because that gives an idea for a reader that what is so important in this chapter. So I have changed the draft into a management book and given a title also as Never Give Up. And so this is what was the trigger writing. And see, one thing I always tell, you should always have before you something that I have yet to do this. I have yet not done this. Like I will give you an example. When Lok Satta approached me for a column every fortnight, I was writing a column in other magazine, Vivek. Actually, it is quite taxing, because time bound. If your article doesn't reach by Thursday morning, then it cannot get published. So I said, it's a good opportunity for me that yes, I have to write. So I accepted it. And from January, every fortnight, my article is coming. Honestly, this article on Wednesday, I was awfully busy. And it was at 10 o'clock when I told my wife that, see, you go to a different room for sleeping. I'm on computer. I have to complete the article and send it before 12 o'clock. I completed it before 12 o'clock and sent it to the editor. Now, see, this is something which is required. And that is what I call never give up. Sir, before going to the last question, मैं एक बताना चाहूंगा आपको कि last August 20, I had this COVID-19. Of course, it was mild or asymptomatic, and डॉक्टर ने दीनानाथ हॉस्पिटल में मुझे बोला कि आप घर में होम क्वारंटाइन हो जाओ. एंड आई वाज इन अ बिट शॉक. लेकिन तभी मेरे पास आपका जो किताब है 60 उत्तराची कहानी तो था मेरे पास. दैट वाज द सेकंड रीडिंग एंड देन आई सक्सेसफुली केम आउट ऑफ इट. लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हाउ इज द लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, एंड ये जो 2 बुक्स आपने पब्लिश किए हैं, 60 उत्तराची कहानी एंड नेवर गिव अप, इसके बाद में एनी सीक्वल इज कमिंग? एंड आई नो Madam Nilambari has played a very important role. No doubt about and for that matter, all your relatives, I know, Sudhir Bhau also, and yes, your yes, sister yes, also. Yes. All of them, they have supported. So in any sequel is coming of this Never Give Up on 60 Uttarachi Kahani? No, not as a sequel, but I have got one chapter ready, which is my days in IRDA. Because I had not completed 2 years of cooling off. In IRDA, as a regulator, since we are regulators, we have 2 years of cooling off. Means we cannot write or tell anybody what is there in, how did we spend our time there, what actions we have taken. So by the time this book got published, my 2-year period was not over. So I did not include that chapter in this book. But in the next edition, which will be published, I will see that chapter, which is of about 20 pages. And in IRDA also, a lot of changes I have brought about, which are quite encouraging. That chapter I will include. And then I have a lot of writings, on different topics. The publisher has said that we'll publish that, which will be the next one. About 50 such articles are there on various topics, like on senior citizen, on COVID, on how to engage yourself. And once this 2-year period was over, during that time I was already in NHAI as finance advisor, but I resigned that on 30th of April because my 2-year period was getting over on 30th of April. And there were a lot of offers from insurance companies and other companies to be on the board. So I'll be on the board of a couple of insurance companies. In the meanwhile, I have been picked up by
Cyril Amarchand Mangaldas, which is one of the most reputed law firms in solicitor firm in Mumbai, as senior advisor, and I have joined them from 1st of June as senior advisor. 3 conditions I put before them. The first is I will not work from 10 to 5 because I have got some social work which I am associated with. Second is I will operate only from Nagpur because although born and brought up in Nagpur, I had never been in Nagpur. So I want to spend my balanced retired life in Nagpur, and I have got some social contacts here. Oh, And the third is whenever you want me to be in Mumbai, Delhi or anywhere, you should give me a business class ticket because as an IRDA member, I was entitled to travel by business class. You should not bring down your status. There is no reason. They agreed for the 3 conditions and appointed me as senior advisor. So I have recently joined there. And I'm busy. Honestly, I'm busy. And one must keep yourself busy, not for money, but correct. Otherwise, you feel like there is nothing left. That is a bad state of affairs. I keep teaching students. I have got some social work for cancer patients in National Cancer Institute in Nagpur. I am actually planning to do something for school students, school children. So these are some of the activities which I'm planning. I'm already on the committee of Hadassa School where I studied. They picked me up as managing committee member. So I will be doing something for school children. Thank you, sir. Thank you, sir. Nimesh. Yeah, Nimesh, I will call you Nimesh. Before concluding, if you have any question, because साठे सर की story 1 घंटे में नहीं हो सकती है. I think you have. I think Satya sir's story has 2 parts. One part is the part where he survived cancer 3 times, and that's an in-depth study in itself, which he covered very, very simply right now for us. But if in depth, actually, when you discuss, there's a lot of learning I see coming from there that we can have. Second is the way he's grown up. I think that's just blows my mind off when you know. I would like to say when you are ready, the Hindi, teacher Hindi. appears. Sorry, Nimesh. Sorry. जब आप तैयार होते हो तो टीचर अपने आप सामने आ जाते हैं. This is like that. उनके लाइफ में मैंने देखा है कि जो उन्होंने बताया, जिस तरीके से बताया, I think इसमें हम बहुत आगे और जा सकते हैं. If I get a chance again to interact with him, जब भी उनके पास समय हो, तो मुझे लगता है उनसे बहुत कुछ सीखने की क्षमता है हम में पक्का. और जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया अपनी जिंदगी का, I'm blessed to have been present here today and got to learn so much from you, Satya sir. And whenever Ganesh, you are ready, I have written down some notes. I can conclude this session, but I'm sure as Satya sir said, there are miles to go before you sleep. Yes. There is nothing that there is never an end, and जितना हम कर सकते हैं और जितना आगे सोच सकते हैं, and we can see it, he's never giving up. Forget about everything else. He's retired. He can have a very easy life back in Nagpur, but अभी भी उनमें वो है कि नहीं यार, ये तो करना चाहिए. And he has 3-4 gigs in his hand which he is looking forward to, and that's amazing. That's hats off. I think loads to learn from you, sir. Loads to learn from you. सर मला एक प्रश्न, सॉरी निमेश, आय एम जस्ट इंटरफेरिंग. सर कुठे एवढ्या सगळ्या जबाबदाऱ्या तुम्ही सांभाळत होता, एवढं रिस्पॉन्सिबिलिटी करत होता, कुठे तुम्हाला असं भीती हा शब्द दिसत नाहीये? तुम्ही ते कलकत्त्याला जा किंवा त्या कोसबाडच्या छोट्या घरात असा, तो हे फिअरलेसपणा ही क्वालिटी कशी काय? म्हणजे बहुतेक माझ्या आईकडनं आली असेल, कारण आई कधीही परिस्थितीला सुद्धा घाबरली नाही. आईकडनं आली असावी, कारण येतं आपल्याला अपने पेरेंट्स से हमें कुछ अच्छी चीजें इन ब्लड आती है, खून में आती है, तो ये हो सकता है. और डर तो मुझे और मेरे बहन को और मेरे बीवी को भी किसी चीज का डर नहीं. हम जब दिल्ली में थे तो मेरे पे बहुत कठिन प्रसंग आया था. वो किताब में है कि मुझे 2 महीने तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा, और मेरे बीवी ने बोला कि 1 पैसा ब्राइब नहीं देने की किसी को. पूरे बंगले में वो अकेली रहती थी दिल्ली में, मगर एक दिन भी डरी नहीं. तो ये तो खैर किस्मत की बात है कि बीवी भी ऐसी निडर मिली है. So that's excellent. Great. I think Ganesh, can I? Yeah, please go ahead.
सर जस्ट टू टेक अ लिटिल कंक्लूजन, और मैं हिंदी इंग्लिश के बीच में घूमता रहूंगा क्योंकि मेरी मराठी तो बहुत ही अच्छी है। वो उतनी अच्छी है जितना भी नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है जर्मन। ओके लेकिन सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट सर के लाइफ में, जैसे सर ने बताया और जो मुझे लगता है, वो है कि इनकी माताजी का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हैट्स ऑफ टू हर। एंड उन्होंने जिस तरीके से आपको और आपकी बहन को बड़ा किया है, ताई को बड़ा किया है, उसमें जो उन्होंने आपको एनकरेजमेंट्स और लाइफ लेसन्स बचपन से दिए हैं, दे आर ब्रिलियंट। आई मीन, अगर कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा एक इतने उम्मीद से, इतनी तैयारी से, इतने लगन से एक अपना भाषण देता है, और वो भी सबसे अच्छा है और उसको मालूम है, और फिर भी उसको वो सीख देना उस पर, और उसको फर्स्ट टाइम करेक्ट करना, आई थिंक ये सीख मुझे आज आपने दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मुझे लगता है कि ये चीज आपने अपने लाइफ में हर जगह इम्प्लीमेंट की है। मैंने देखा है कि आपने जहां पे भी बोला है, आपका एम्फेसिस ऑफ करेक्टिंग इट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस इज वेरी हाई। लाइक जो सबसे चैलेंजिंग आपका रोल था शोलापुर में, नोटोरियस ब्रांच, और पूरी पूरी यूनियन बाहर है, लेकिन पहले दिन पे ही ठीक करना, वहां से मुझे लगता है ये आपके ब्लड में आया है। यस और दूसरा है कि आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर करना सिखाया है उन्होंने। मतलब बचपन से अगर आप देखो तो जितना भी समय उन्होंने आपको दिया है, इसमें जो गणेश ने सवाल पूछा था वो सवाल मेरा कभी नहीं था, बिकॉज मैंने जो आपकी बात सुनी उसमें मुझे लगता है कि आपकी माताजी ने आपको हर चीज के लिए तैयार किया था। इट वॉज नॉट ओनली दैट शी वॉज अ विडो, लेकिन उन्होंने 2 बच्चों को बड़ा किया, और जब 2 बच्चों को अकेले बड़ा किया है तो उन बच्चों को ना सिर्फ आर्थिक, फाइनेंशियल, लेकिन वैल्यू बेस्ड लर्निंग इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ यस दे कैन गिव। और उन्होंने वैल्यू बेस्ड आपको जो मजबूती दी है, जो आपकी नींव गाड़े हैं उन्होंने, उससे आप काफी बुलंदियों पे गए हो सर। और मुझे लगता है कि ये आई एम सॉरी टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम यू, बट टू वेयर इट डिजर्व्स बेस्ट, आई थिंक इट्स योर मदर who's really pulled it into you at the young age। यस और मैं जो आपसे सुना, जो मुझे सीखने को मिला, वो ये है कि लाइफ लेसन कितने इंपॉर्टेंट है। समथिंग एज स्मॉल एज हाउ डू यू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ चाइल्ड बाय गिविंग देम ग्लासवेयर। जिस जमाने में दिए ही रोशनी थे, उसका टूट जाना मतलब कि आपके पास लाइट नहीं होना। उस समय आपकी माँ ने आप पे भरोसा करके आपको और आपकी बहन को बोला, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस हाउ मच ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट इज बीन प्लेस्ड इनटू अ चाइल्ड्स हैंड। सही बात है। और ये, इससे जो लाइफ लेसन बच्चे को जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, ये आई थिंक इज बियॉन्ड व्हाट अ स्कूल और अ बुक कैन गिव। आई थिंक दिस इज वेयर आई व्हाट लिटिल आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, आई हर्ड एंड आई सीन। एंड कैंसर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपने तो आपकी माता जी को इसके थ्रू होते हुए देखा है, और आपने उनको उससे फाइट करते हुए देखा है। तो वो तो आपके अंदर इनबिल्ट आ चुका है कि भाई ये तो कुछ नहीं, आने दे, क्या होगा, क्या होगा देखा है। तो ये सारा क्रेडिट मैं आपसे उठा रहा हूँ, और जहाँ ड्यू है मुझे लग रहा है मैं वहां बिल्कुल दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है आपका कहना। कि मुझे लग रहा है कि ये पूरी कहानी जो है ना, मतलब आप अपनी माताजी के लिए एक ऑटोग्राफी लिख दीजिए सर। आई थिंक देयर विल बी अ लॉट मोर टू लर्न फॉर अस आल्सो कमिंग फ्रॉम देयर। आपकी अगली किताब आपकी माताजी पे होनी चाहिए, चलो and it would be a lot of learning coming from that। And then when you are a teacher of yours, you met your wife, she is just like you। और आपको मीन्स आपके लाइफ में मतलब सरस्वती जी, दुर्गा जी, सारी माताओं का प्रकोप है। तो आपको माता जी तो अच्छी मिली, जो आपको वाइफ भी मिली दुर्गा जी जैसी मिली। मतलब आपको सारा सपोर्ट दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल और पूरा पूरा ताकत, हिम्मत प्लस गाइडेंस, आई मीन to tell you to leave a job where you were sure shot and having a vision of far off, और आपको LIC के लिए अप्लाई करना और आपको चैलेंज करना, आपने उस चैलेंज को लिया। और ऑन द लाइटर नोट, कलकत्ता, आई हैव अ हाफ हाउस इन कलकत्ता, एंड आई कैन टेल यू कि कलकत्ता में काम करना मतलब कोई कोई बहुत महापुरुष का ही काम है। कलकत्ता में कोई काम नहीं कर सकता। अगर आपने बॉम्बे में काम किया है और अगर आपने कहीं पे भी काम किया है, आप कलकत्ता में तो काम नहीं कर सकते। मतलब पेशेंस तो आप में इतना होना चाहिए
क्योंकि आपने 3 सवाल बोले ना, उसमें जो दूसरे 2 थे ना वो सबसे सिंपल है, काम तो होगा नहीं और जल्दी तो बिल्कुल नहीं होगा। ये कलकत्ता का नॉर्म है। मतलब इफ आई गो टू कलकत्ता, बॉम्बे में मैं आई हैव हैड मीटिंग्स विद गोदरेज एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, दैट्स नॉर्मल। मतलब 7 बजे सुबह मैं मीटिंग उनके प्लांट में करता हूँ। कलकत्ता 8 बजे मैं रेडी होके खड़ा हूँ बाहर जाने के लिए, माय अंकल इज आस्किंग मी चाबी लाया है कस्टमर की, क्योंकि ऑफिस तो वो नहीं खोलेगा। सो इन कलकत्ता आई हैव टू गो विद शॉर्ट्स एंड शूज, बिकॉज सुबह 8 बजे तो टेनिस खेलना पड़ेगा, क्योंकि उतना जल्दी तो कोई काम नहीं करता है। तो कलकत्ता अगर आपने देख लिया, मतलब शोलापुर वुड हैव बीन अ चैलेंज, बट कलकत्ता आई थिंक वुड हैव टेस्टेड योर पेशेंस। क्योंकि वहां पे काम नहीं करेगा कोई। बट माइंड ओवर मैटर इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू, कि all throughout your life, whatever you have done, your mind has been always over the matter. मतलब no matter what, your willpower, your strength has always happened, and it's a law of attraction. जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा मिलता है। आपने जितनी आपकी शक्ति है उतना ही अच्छे आपके डॉक्टर्स मिले हैं। As much as you had the will to fight, he had the will to fight for you, and he got you there. And रिफ्लेक्ट ऑन ईच डे ऑफ योर लर्निंग इन योर लाइफ। ये एक बहुत अच्छा चैप्टर मैंने पढ़ा था, चंद्रमौली वेंकटेशन की बुक है द कैटलिस्ट। उसमें वो कहते हैं देयर इज अ मेथड कॉल्ड TMRR, यू नो, फर्स्ट 3 एवरीबॉडी डज, यू नो, टारगेट, मॉनिटर, रिव्यू, बट रिफ्लेक्ट, दिस इज समथिंग योर ग्रैंडफादर टॉट यू वे बैक। मतलब अगर आप रोज क्या करते हो, अगर आप उसको शाम को 5 मिनट उसके ऊपर ध्यान दे दो और लिख लो, तो वो एक लाइफ लेसन बन जाता है, आप कभी उसको रिपीट नहीं कर। दिस इज अ ब्रिलियंट लर्निंग, एंड जो भी इसको आज सीख के इम्प्लीमेंट कर ले, आई थिंक जितनी लाइफ बची है उसमें तो हम काफी आगे चले जाएंगे। आपने हमारा एफिशिएंसी लेवल तो एटलीस्ट 20-25% बढ़ा दिया। Yes, yes. And again, coming back to the last line that you know, what I learned from you, or what poem comes to my mind is that, you know, the woods are dark, Dark. and there are miles to go before I sleep. There are miles to go before I sleep. Always have a dream, always aim high, and never give up. Thank you so much, sir, for, you know, sharing your views. One minute, I have dedicated my book to my mother and my wife. Thank you very much. Thank you, sir. I was Thank also you. very happy to interact with all of you, very elite Yes, sir. group of book lovers, Thank which you. is becoming distinct nowadays. But I'm really happy that you are together and you meet regularly, because regularity is also equally important. Actually, many people start and then give up. So But consistently meeting, that is creditable for all of you. a lot of credit goes to this man here, Ganesh Chapekar. तो उसने एक थॉट डाला है लगभग लास्ट ईयर, जब ये कोविड सिचुएशन वाज देयर एंड एवरीबॉडी वाज फेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सारा, यू नो, पीपल वर लिटिल अनकॉन्शियस कि क्या करना है। लोग थोड़े जो पढ़ रहे थे उनको डर लग रहा था नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दैट इज द टाइम व्हेन ही स्टार्टेड दिस ग्रुप टू इंस्पायर पीपल एंड टू टेल देम, वेट, life's not over yet, it's just the beginning. And how, you know, he just simple things to, you know, wake up early, do your basic reading, do motivational listening, and how he's added to people's lives. I think he's contributed a long way to many people. We are all blessed that we are all together in this, and people like you get attracted, and we also get a chance to interact with great personalities like you. Thank you very much. Thanks, Ganesh, for initiating all this about a year or so back now. And thank you, Sate sir, for coming over. Thank you, Dumbre Saab. I'm sure Thank you you, had sir. a big hand to play to get Sate Saab on here. And I really would like to थोड़ा निमिष क्या हुआ ना, गाँव वाले भी है ना बहुत, मानगांव, डाणू, और तुम्हारे भी, गणेश के भी। So that I took the chance. खिचड़ी के है वो। Yeah. So Nimesh, we will just conclude the session, stop the recording, and then we will unofficially talk for Sure. next 10 minutes. Yeah. Sure. So yeah. So just wanted to Nimesh. Thank you. Just wanted to declare the next session. That's it. Yeah. Okay, so the next session, sir, is a very interesting one. जैसे मैंने कहा कि मेरी मराठी बहुत अच्छी है, उतनी अच्छी मेरी अगली लैंग्वेज है जर्मन। And Trupti is going to, she's a great teacher on German language. She teaches to a lot of students. She is, I don't know, but she classifies people for level A, level B, and certifications, and she does very good. A lot of the students of hers are a part of this group, and they have all, you know, seen through good things.
So she's going to take a very fun interactive session next, which is going to be on learning German as a language. And I can tell you that of all the other languages, ये एक भाषा है जो संस्कृत से जन्मी है। चली हुई है, yes. और जर्मन की खासियत यह है कि अगर आपको जर्मन सही बोलना है तो आप उसको संस्कृत में पढ़ो। So if you read in English, you read it like you would read a Hindi. आप जितने देहाती बनोगे उतना आप अच्छा जर्मन बोल सकते हो। So this is what a German told me. Great. We would look forward to Trupti's next session where she Right. teaches us a little With bit. your permission, can I leave? Please. या sir. सर Thank you so दोनच मिनिटं much. फक्त Okay, दोनच sir. मिनिटं सर फक्त 2 मिनिटं. बरं. Thanks, Ganesh. So